और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान 3 दिसंबर को 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के मौके पर आया। जश्न और जीत के बीच मोदी वो मंत्र बता गए जो 2024 की हैट्रिक का फॉर्मूला बन सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उसी रेसिपी का इस्तेमाल करने जा रही है जो 2023 चुनाव में बीजेपी अपनाती नजर आई थी। 2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी। 2024 में 160 सीटों पर प्रत्याशी पहले होंगे घोषित। 3 राज्यों में जीत का फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी। कमजोर विधानसभा सीटों पर प्रयोग एमपी में हुआ सफल। हारी सीटों पर 4 महीने पहले प्रत्याशी किए घोषित। 39 में से 26 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 24 चुनाव के लिए जनवरी में घोषित हो सकते हैं नाम। 2019 चुनाव में मध्य प्रदेश से 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2023 में एमपी समेत 3 राज्यों में मिली जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी, जिसके साथ बीजेपी 24 की तैयारी को अमली जामा पहनाने के लिए मैदान में जुट गई है। जिन विधानसभाओं में हम जीत नहीं पाए थे, वहां जीतने की दृष्टि से पूरी रणनीति बनाते हुए प्रत्याशी समय से पहले तय कर दिए थे। तो निसंदेह रूप से वहां बड़ी तादाद में हमने जीत हासिल की है। लगभग 100 सीटों पर हमने आकांक्षी विधानसभाओं के तौर पर काम करना शुरू किया था और वहां 80 के आसपास हम सीटों पर विजय हासिल किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग हो सकता है कि लोकसभा में भी उपयोग किया जाए। लेकिन बीजेपी मिशन 160 पर काम कर रही है तो कांग्रेस ने स्पेशल 16 को मैदान में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र के लिए पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई राज्यों के दिग्गज शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के लिए उन्होंने 16 लोगों की समिति बनाई है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव भविष्य में संभावना है कि जल्दी होंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, आप देश की जनता की नब्ज जानते हुए क्या मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बातें होना चाहिए, तो उसके लिए समिति बनाई है, जो समिति अपनी बैठक में निर्णय करेगी कि सब प्रदेशों की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस का मैनिफेस्टो बने। हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, पर दक्षिण और पूर्वी राज्यों में पैड बनाने के लिए बीजेपी दिग्गजों को कमान सौंप सकती है, जो शायद एमपी में कैबिनेट विस्तार के इंतजार की एक बड़ी वजह हो सकती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, 3 राज्यों का फॉर्मूला बीजेपी को 2024 में भी बड़ी जीत दिलाएगा। सवाल नंबर 2, 2024 में छिंदवाड़ा फतेह को लेकर बीजेपी एग्रेसिव नजर आएगी। सवाल नंबर 3, 2023 में बड़ी हार के बाद कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज करेगी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बहुत स्वागत करता हूं आज का मुद्दा में। 3 की ट्रिक, 24 में हैट्रिक। मोदी जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो हैट्रिक हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बता रही है कि 24 की हैट्रिक की तैयारी। बीजेपी एक गंभीर विद्यार्थी की तरह चुनाव दर चुनाव कोशिश करती है। हालांकि ऐसे भी राज्य मिलते हैं उसे जहां बहुत कड़ी चुनौती भी मिलती है और तमाम प्रयासों के बावजूद वहां सफलता नहीं मिल पाती है, जिनमें पश्चिम बंगाल और हालिया उदाहरण कर्नाटक का है। लेकिन वहां भी बीजेपी अपना आधार बढ़ा लेती है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में उसने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, इस लोकसभा में सबकी दृष्टि होगी, ख़ासतौर से अगर हम बात करें जहां बीजेपी का आधार नहीं है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना पर भी निगाह रखनी होगी कि इन 3 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है।
और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में एकमात्र जो सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बचाने में कामयाब हुई, छिंदवाड़ा, वहाँ इस बार पूरा जोर होगा कि छिंदवाड़ा पर पूरी ताकत बीजेपी लगाकर, और इसीलिए सबकी निगाहें छिंदवाड़ा पर भी हैं कि क्या कोई सरप्राइज़, कोई बड़ा नेता भी वहाँ से चुनाव लड़ सकता है, और इसकी भी तैयारी है। और क्या दिल्ली से मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है कि आप छिंदवाड़ा तो लेकर आइए, फिर हमसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा, और निश्चित तौर पर उसका पुरस्कार भी होगा। ये तमाम बातें भले ही कल्पना में हों, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और आगे ले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस भी लड़ाई बराबर लड़ रही है, इंडिया गठबंधन उसका तैयार है, और वो ये जानते हैं कि उनके लिए ये डू और डाई की बैटल है। अगर इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो मोदी मैजिक के आगे बेबस साबित हुए तो एक और 5 साल का लंबा वक्फा ढेर सारे सवालों के साथ उनका पीछा करता रहेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन अवनीश भार्गव जी, बहुत स्वागत करता हूं अवनीश जी। मेरे दाहिनी तरफ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी हैं, उनका स्वागत है। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। देवदत्त जी, सबसे पहला कमेंट आपका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देखते हैं इस लड़ाई को? दिल्ली में बैठक चल रही है, संगठन महामंत्रियों की बैठक इस समय रात 9 बजे या उससे भी आगे चल सकती है। किस तरह से आप देखते हैं मोदी मैजिक और 3 राज्यों में खूब चला, किस तरह से आगे की तैयारी और बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, 3 राज्यों के परिणाम मुझे लगता है कि उन्होंने सेमीफाइनल के रूप में लिए भाजपा ने, और पूरी तैयारी की, और एक तरह से जिस चेहरे पे वो लोकसभा लड़ना है उनको उन्होंने इन राज्यों में कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उनको आगे करके तो उन्होंने अपना टेस्ट लगा लिया, और एक ऐसी सफलता मिली जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। सर्वे, ओपिनियन पोल सब भी नहीं कह रहे थे। तो उन्होंने अपना फेस आगे करके अपनी रणनीति, उन्होंने जो बूथ विस्तारक और जो बूथ पे वो सब का उन्होंने टेस्ट लगा लिया कि हमें कैसे प्रत्याशी देना है, कैसे चुनाव अभियान चलाना है। और जैसे कभी उन्होंने दिया था आज 5 प्रदेश, कल सारा देश, आज वो कह रहे हैं कि आज 3 प्रदेश, तो हैट्रिक है, तो कल जीत की लोकसभा में तीसरी हैट्रिक लगेगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसने ये नहीं सोचा कि हम लोकसभा में तो गठबंधन करेंगे, लेकिन आज अवसर था कि 5 राज्यों में वो टेस्ट कर लेते, यहाँ बसपा सपा सब गठबंधन से लड़ते, तो उनको भी टेस्ट लग जाता कि क्या स्थिति है उनकी। अब वो जब उस फाइनल तैयारी के लिए नहीं है तो उनको कैसे, अब एक तरह से हताश निराश कार्यकर्ताओं को कैसे मनोबल बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जबकि भाजपा बड़े हुए मनोबल के साथ और अपने लिटमस टेस्ट में पास करके एक सेमीफाइनल को बहुत अच्छे स्कोर के साथ जीत के लोकसभा के उसमें जा रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ा परिदृश्य साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा के लिए बहुत कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलों भरा समय है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गठबंधनों की गणित को भी बीजेपी ने काफ़ी गड़बड़ कर दिया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कभी महाराष्ट्र में एक साथ खड़े होंगे, लेकिन वो खड़े हुए। तो ये भी एक बड़ी बीजेपी की स्ट्रैटेजी कहें या एक सुयोग कहें उसके लिए। मनोज, इस समय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश फिर दिल्ली में हैं, और बैठक के बाद हमें लगता है कि जो सूची है वो फाइनल हो जाएगी। तो सोमवार को क्योंकि बुलाना है तो बुलाया मेहमान को, यानी गवर्नर साहब को तो बुलाया ही जा सकता है, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि राम मंदिर के बाद विशुद्ध रूप से 22 जनवरी के बाद एजेंडा एक ही होगा, 350 पार। बिल्कुल शरद जी, बड़ी खबर यह है कि बैठक खत्म हो गई है, और इस समय जो दिल्ली में बैठक चल रही थी, और इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश पर मंथन होना है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंथन में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बाकी अमित शाह जी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। ऑलरेडी वहां पहले से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है, हितानंद शर्मा है, शिव प्रकाश जी वहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है कि आज जिस बात की हम बार बार कहते हैं कि आज या कल, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, और लगभग ये तय हो जाएगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें लेकर
मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ने वाली है। मुखिया बन गए हैं, 2 साथ में डिप्टी सीएम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के चेहरे बड़े साफ होने वाले हैं। तो आज फाइनल बैठक है और फाइनल बैठक के उपरांत ये सब समझ आ जाएगा। जहां तक लोकसभा की बात करें तो बीजेपी उन्हीं आकांक्षी विधानसभा की तरह 160 लोकसभा उन्होंने तय की है कि उसमें पहले से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, और यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है कि कैसे हम 2 कदम आगे चले, क्योंकि सफलता बड़ी अच्छी मिली। उन्होंने जो प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में, वैसे भी मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो प्रयोग किया जाता है बाद में वो केंद्रीय स्तर पर दिखाई देता है। तो आज की बैठक में 10% वोट शेयर, 51% वोट शेयर और 10% वोट शेयर बढ़ाने की जो बात है, मतलब 51 के नजदीक पहुंचने की बात है, बीजेपी उस पर बढ़ने जा रही है। लेकिन मैं कई बार कल्पना करता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में मध्य प्रदेश के विषय कितने महत्वपूर्ण रहते होंगे। बिल्कुल शरद जी, ये बैठक का विषय नहीं है, बैठक खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा होगी। नड्डा जी और अमित जी देखते होंगे एक सूची ऐसे, हाँ तो इनको ले लिया है, अच्छा ठीक है, तो आप आश्वस्त हैं, कर लें इनके लिए, चलिए तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता सर इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ जो महत्वपूर्ण है वो आप और हम सब जानते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा कतई नहीं है, लेकिन ये राज्य का विषय है। खैर चलता हूँ मैं अवनीश भार्गव जी की तरफ। अवनीश जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी सबक रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि बीती ताही बिसारी के आगे की सुधीले, और आपके आला कमान ने 2 युवा नेताओं को भेजकर तो यही बताने की कोशिश की है। जी देखिए शरद जी, विधानसभा चुनाव की हम बात करें 2023 की, तो ये मोदी मैजिक था कि लाडली बहना थी, लेकिन सबके परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी भी इसको मशीन का मैजिक ज़्यादा मानती है। और उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव में भी ये चाहते हैं कि आप वीवीपैट की पर्ची को अलग से मतदाता के हाथ में मिले और उसके लिए एक अलग पेटी हो और उसको पूरा काउंट किया जाए, इस बात को लेकर जोर दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2023 की जो 3 राज्यों की जीत है, जिस तरीके से मोदी जी महिमा मंडित कर रहे हैं और देश में महिमा, इसके पहले भी हम ये राज्य देखें तो यह तीनों में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद लोकसभा के परिणाम अलग आए थे, यहाँ पे तीनों राज्य जीतने के बाद। तो ये तीनों राज्य यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और इसमें भी यदि हम देखें चारों राज्यों के परिणाम तेलंगाना सहित, तो 4 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, 4 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो वैसे भी वोट के टोटल देखा जाए तो हमारा ज़्यादा है, और कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है इन तीनों राज्यों में हार के बावजूद भी 40% करीब वोट मिला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जनता के मन में जो मोदी जी की बात यहाँ तक कहते हैं और बड़े उत्साहित ये लोग हैं, और देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके पे चेहरों पे आधारित किया जा रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी को छोटा बताकर भी मोदी और अमित शाह के चेहरे पे जो ले जाया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। खासतौर से जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन हुआ है वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं हुआ है। जिस तरीके से वहाँ तानाशाही और हिटलरशाही चली है, वो जिसको जो बोल दिया गया है उसके अलग इफ एंड वर्ड्स नहीं है। आज भी प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में नर्मदा तट पर बैठे हुए नर्मदा के उद्गम स्थल में विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो देश में ऐसी परिस्थिति, वसुंधरा राजे को हमने देखा ही है कि राजस्थान में किस तरीके से घूट वो पी रही थी। तो मैं कह सकता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो तानाशाही हिटलरशाही चल रही है, तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो चेहरे पे आधारित नहीं होंगे, विचारधारा और आइडियोलॉजी के साथ जो लोग देश में आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से चुनाव। अवनीश जी काफी अंदर चले आए बीजेपी में, तमाम चीज़ों पर उन्होंने बड़े साधिकार टिप्पणी की है, चाहे निर्णय हो आपके मुख्यमंत्रियों के, या फिर अभी जो उन्होंने नर्मदा तट का अमरकंटक का उदाहरण दिया। यानी अभी भी बीजेपी कांग्रेस पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है, अपने ऊपर शायद कितना ध्यान है वो अवनीश जी बता पाएंगे, लेकिन अभी पूरी निगाह बीजेपी की तरफ ही है। जी निश्चित तौर पर अवनीश जी ने जितना अध्ययन भारतीय जनता पार्टी का किया है, अगर अपना आत्मावलोकन कांग्रेस का कर लेते तो शायद और बेहतर निष्कर्ष पा सकते थे। आप चेहरे की बात कर रहे हैं, आपको मोदी जी के चेहरे पे आपत्ति है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव जी तक आप चेहरे बताते थे, पर दुर्भाग्य से आज आपकी पार्टी के पास बताने लायक चेहरा नहीं बचा। अवनीश जी, आपके घमंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने कहा राहुल गांधी नहीं, खड़गे जी को आप चेहरा बनाइए। आपको चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा, जिस परिवार के सारे आप चल रहे हैं। आपकी समस्या ये है, आप बातचीत से कोसों दूर हैं। आपकी हालत ये है, तमाम
गुस्ताख हम ये करते रहे। चेहरा बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। निश्चित तौर पर पार्टी बड़ी होती है। चेहरे पे यदि हम ले जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? चेहरे पे नहीं ले जाना चाहते, हम चाहते हैं कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे चुनाव बिल्कुल होगा। आप पहले भी चुनाव इस तरीके से है, चेहरे पे चुनाव करके जो आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। भारत के संविधान को खत्म करने का मैं कह सकता हूँ चेहरा आपको इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने आपको दखल नहीं दिया बीच में। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, आप बात कर लीजिए, इनको पूरा मौका दूंगा मैं। अवनीश जी, आप चेहरे की बात कर रहे हैं। आपने कमलनाथ जी का चेहरा आगे किया था, आपने अशोक गहलोत का चेहरा आगे किया था, आपने भूपेश बघेल का चेहरा आगे किया था। आपके चेहरे रिजेक्ट हो गए, आपकी नीतियां रिजेक्ट हो गई। आप भाजपा के बराबर मेहनत करते नहीं है, आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं, आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, 230 विधानसभा में कितनी विधानसभाओं कांग्रेस की आम सभाएं हुई? कमलनाथ कितनी जगह गए? दिग्विजय सिंह कितनी जगह गए? बड़े नेताओं से आप नीचे तक गए नहीं, आपका बेस है नहीं, ग्राउंड रूट पे आपका काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीतती है, भाजपा का कार्यकर्ता प्रयत्नों की सीमा, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाता है। आज इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में हमने 160 आकांक्षी लोकसभा सीटें तय की हैं। मतलब हम कहां तैयारी कर रहे हैं? 303 प्लस 50 353 प्लस 163, हम 500 लोकसभा में जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक चेहरा लेकर जा रहे हैं, एक नीति लेकर जा रहे हैं, और हमारी नीति स्पष्ट है। हम कहते थे रामलाल हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा सोनिया जी को आमंत्रण मिला है। कांग्रेस बताए सोनिया राहुल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है। और शरद जी, मंदिर की यहाँ तक बात है कि मंदिर कोई संसद में अध्यादेश सोनिया जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भारत के संविधान ने, भारत की कानून की व्यवस्था ने कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी है 22 जनवरी है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पहला सवाल तो ये है भाई, पहले ये बताइए कि आमंत्रण मिलने पर आपके बड़े नेता जाएंगे अयोध्या? अगर न्यास की तरफ से आमंत्रण मिलेगा आके नहीं आपत्ति क्या? हाँ कहिए ना कि जाएंगे, आमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे ही। आप शांति बनाए रखिए सुरेंद्र जी, घबराइए मत ही। बिल्कुल नहीं घबरा रहे। हम निश्चित तौर पे ये आप हाँ कहिए जी, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हुए काम करते हैं, और हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? भावनाओं से लोगों के नहीं खेलते। हम इसको वोट घटाने का तरीका नहीं अपनाते। जिस तरीके से 2024 में देखिए, हमने कहा है कि रामलला सबके लिए, सबके लिए मान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए रामलला से ये कहना, रामलला आपको लेके आए, रामलला हम सबको लेके आए, आप रामलला को लेके आए, तो आप हिंदू धर्म से ही पढ़े, क्योंकि आप रामलला को, जो राम को लाए उनको लेके कठिन सवाल है कांग्रेस के लिए, कठिन सवाल है आपको लेके आए, कांग्रेस के लिए कठिन सवाल नहीं है। जाएंगे, कहते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते, जाएंगे बोल दिया उन्होंने, जाएंगे सुरेश जी, जाएंगे। उसको धर्म मात्र का अपनाना और अपने सत्ता हथियाने का एक साधन नहीं बनाएंगे सनातन धर्म को। हम मानते हैं कि देश के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनके घमंडी गठबंधन के सहयोगी दल ने कहा है कि सनातन को कुचल देंगे, उन्हें जवाब नहीं देते। देखिए आपने चलिए थोड़ा समझिए इस बात को कि कांग्रेस को इतना समय क्या लेना चाहिए। एक मिनट सुरेश जी, कांग्रेस को क्या इतना समय लेना चाहिए, ये बड़ी बात है। ये दुविधा अगर अवनीश जी के मन में है तो अवनीश जी की दुविधा नहीं है, वो उस पार्टी लाइन को ढूंढ रहे थे जो इस सवाल के जवाब में राष्ट्रीय स्तर से तय होगी। मैं उनकी दुविधा को हम समझ सकते हैं कि दिल्ली का क्या स्टैंड होगा, अभी ये बात सुनी नहीं गई है। ये वो प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुरेंद्र जी ने ये सवाल रखा, लेकिन ये दिल्ली से बहुत पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आमंत्रण आता है तो हम जाएंगे, अगर निमंत्रण हमको गरिमा के साथ मिलता है तो हम बिल्कुल जाएंगे। अब ये वो प्रश्न हैं जो अवनीश जी की भी दुविधा को हल करेंगे, राज्यों में कांग्रेस की इकाइयों को भी हल करेंगे। मैं देवदत्त जी आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। बिल्कुल, ये दुविधा और द्वंद्व जब रहता है तब दिक्कत होती किसी भी दल को, किसी भी नेता के लिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी पार्टी लाइन होती है, कांग्रेस एक दूसरी लाइन पे चलती है, उसको और भी इंडिया का भी आपके अलायंस क्या सोचेंगे, ये भी समाजवादी पार्टी का क्या नज़रिया होगा, आरजेडी का क्या नज़रिया होगा, दक्षिण भारत के दलों का क्या नज़रिया होगा,
ये सारे सवाल जी जल्दी बिल्कुल। से आप खत्म कर जिस लें। तरह से जब 5 राज्यों के चुनाव के पहले स्टैलिन ने जो बयान दिया सनातन पर, और जिसको भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन जो नीचे तक ले गए, तो वो नुकसान भी हुआ, लेकिन कई जगह ध्रुवीकरण भी हुआ कि एक तरफा वोट भी मिले कई जगह कांग्रेस को। कुछ वार्ड ऐसे थे कई विधानसभा में जहाँ बीजेपी को खाता खोलना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये रणनीति बनानी पड़ेगी कि बहुसंख्यक वोट किसका है। अब वही कई बार एक प्रयोग एक राज्य में सफल होता है, दक्षिण भारत के राज्य में हो सकता है कांग्रेस को उससे सफलता मिलती हो, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्मों का, तो इसके लिए बहुत रणनीतिक जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगती है वो ये है कि देश के अल्पसंख्यकों का परसेप्शन भी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बदल रहा है। चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। और ये एक रिपोर्ट है जो है यूरोप की, अमेरिका की, जो कहती है कि दक्षिण एशिया का जो मुसलमान है वो बेहद शांति प्रिय है। और यही वजह है, क्या कांग्रेस अभी भी उसी सोच से चल रही है 80 और 90 की दशक की? कुछ अल्पसंख्यकों के ऐसे नेता ज़रूर हुए जिन्होंने भड़काने और उकसाने की बागडोर थाम कर, और इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में थे और कुछ बिहार में थे, लेकिन वो भी सब चिन्हित हुए हैं समय के साथ। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब इस देश का अल्पसंख्यक भी एक ऐसी विचार और ऐसी राजनीतिक शक्ति से जुड़ना पसंद करेगा। वो कांग्रेस भी हो सकती है जो उसकी पुरानी मित्र है, और वो कोई और पार्टी भी हो सकती है। बीजेपी से उसकी दोस्ती कितनी और कितनी गहन होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए और वोट बैंक के इस गणित से कहीं ना कहीं अपने को निकालने की भी एक कोशिश होनी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।